नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरत चंद्र जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी दर्प चूर्ण। संध्या के समय इंदुमती ने थोड़ा सा साज श्रृंगार करके पति के कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, क्या हो रहा है? नरेंद्र एक मासिक पत्रिका पढ़ रहा था। उसने मुंह उठाकर बिना कुछ बोले थोड़ी देर तक स्त्री के चेहरे की तरफ देखने के बाद पत्रिका उसके हाथ में थमा दी। इंदु ने खुले हुए पन्ने पर निगाह दौड़ाकर भौहें सिकोड़ते हुए आश्चर्य प्रकट किया। अरे, यह तो तुम्हारी ही कविता दिखती है। अच्छा, यह बैठे से बेगार भली। देखो तो कौन सी पत्रिका है? सरस्वती? क्यों, स्वयं प्रकाश में नहीं छपी? नरेंद्र की शांत दृष्टि व्यथा से मलिन हो गई। इंदु ने फिर प्रश्न किया, स्वप्रकाश ने वापस कर दी क्या? वहाँ भेजी ही नहीं। एक बार भेजकर देखा क्यों नहीं? स्वप्रकाश सरस्वती नहीं है, वह अपनी जिम्मेदारी समझता है, इसलिए मैं जिस पत्रिका को कभी नहीं पढ़ती। जरा हंसकर इंदु ने फिर कहा, अच्छा, अपनी हुई लिखी हुई चीज़ आप ही खूब जी लगाकर पढ़ा करते हो। अच्छी बात है। आज शनिवार है, मैं उस घर की ननद जी को लेकर सिनेमा देखने जा रही हूँ। कमला सो गई है। काव्या से फुर्सत निकाल कर जरा उस पर भी नज़र रखना, मैं जाती हूँ। नरेंद्र ने पत्रिका बंद कर उसे टेबल के किनारे रखते हुए कहा, जाओ। इंदु जा रही थी। सहसा एक गहरी निश्वास कानों में पड़ते ही वह लौट कर बोल उठी, अच्छा, मैं जब भी कुछ करना चाहती हूँ तो तुम इस तरह दीर्घ निश्वास क्यों छोड़ा करते हो? बताओ, इतनी ही अगर तुम्हें दुख की जलन है तो साफ साफ मुंह खोलकर कहते क्यों नहीं, जिससे मैं पिताजी को चिट्ठी लिखकर कोई उपाय करूं। नरेंद्र क्षण भर मुंह उठाकर इंदु की तरफ देखता रहा। इंदु को लगा जैसे वह कुछ कहेगा, किंतु वह कुछ ना बोला, चुपचाप सिर नीचा करके रह गया। नरेंद्र की ममेरी बहन विमला इंदु की सखी है। उस सड़क के मोड़ पर ही उसका मकान है। इंदु ने गाड़ी खड़ी कराकर भीतर पहुंचने के साथ ही विस्मित और नाराज होकर कहा, यह क्या ननद जी, अभी कपड़े तक नहीं पहने, तुम्हें खबर नहीं मिली थी क्या? विमला ने सलज मुस्कुराहट के साथ कहा, मिल तो गई थी पर जरा देरी होगी भाभी, वे अभी अभी जरा घूमने चले गए हैं, उनके बिना लौटे तो नहीं जा सकूंगी। इंदु मनी मन बहुत नाराज हुई। जरा चुटकी लेती हुई बोली, मालूम होता है प्रभु की आज्ञा नहीं मिली। विमला का सुंदर मुखड़ा स्निग्ध मधुर मुस्कुराहट से भर गया। उसने इस चुटकी का मानो अच्छी तरह उपभोग किया। बोली, नहीं, दासी ने अभी अर्जी ही पेश नहीं की, पर भरोसा है कि पेश होने पर नामंजूर नहीं होगी। इंदु ने और भी नाराज होते हुए प्रश्न किया, तो पेश क्यों नहीं हुई? खबर तो तुम्हें पहले ही भिजवा दी थी। हिम्मत नहीं पड़ी भाभी। ऑफिस से आते ही बोले सिर में दर्द है, इसलिए सोचा पानी पीकर जरा घूम फिर आए, मन जरा प्रफुल्ल हो तब कहूँगी। अभी तो देर है, बैठो ना भाभी, वे आते ही होंगे। मालूम नहीं कैसे तुम्हें हंसी आ रही है ननद जी, मैं तो ना ऐसा होने पर शाम को शर्म के मारे मर जाती। अच्छा, मैरी या नौकर से कहकर नहीं चल सकती? विमला भय के साथ बोली, बाप रे, तब तो घर से निकालकर बाहर कर देंगे, इस जन्म में फिर मुंह ना देखेंगे। इंदु ने क्रोध और आश्चर्य से अवाक होकर कहा, निकाल देंगे? किस कानून से, किस अधिकार से? कहो तो भला। विमला ने निहायत स्वाभाविक भाव से जवाब दिया, इसमें बाधा ही क्या है भाभी, वे मालिक है, मैं दासी। यदि वे निकाल दे तो कौन उन्हें रोकेगा बताओ? रोकेगा राजा, कानून, पर यह सब चूल्हे में जाए ननद जी। मगर तुम्हें अपने ही मुंह में से अपने को दासी कबूल करने में शर्म नहीं मालूम होती? पति क्या कोई मुगल बादशाह है और स्त्री क्या उसकी खरीदी हुई लौंडी, जो अपने आप को इतना हीन, इतना तुच्छ समझकर भी गौरव का अनुभव कर रही हो? इंदु के इस गुस्से को देखकर विमला को बड़ा मजा आया। बोली, तुम्हारी ननद तो एक मूर्ख औरत ठहरी भाभी। इससे वह अपने पति को की दासी कहने में अपना गौरव समझती है। पर मैं तुम्ही से पूछती हूँ भाभी, तुम जो इतनी बातें कर रही हो, सो तुम ही क्या घर से ऐसे ही चली आई हो बिना भैया की आज्ञा लिए? आज्ञा? क्यों, किस लिए? वे खुद जब कहीं जाते हैं तब क्या हमारी आज्ञा की अपेक्षा करते हैं? मैं जा रही हूँ, सिर्फ इतना उन्हें जता आई हूँ। पल भर चुप रहकर अकस्मात उद्दीप्त होकर बोली, पर यह मानती हूँ कि मेरे पति जैसे गुणवान पति बहुत कम स्त्रियों को मिलते हैं। मेरी किसी भी इच्छा में वे बाधा नहीं डालते, इसलिए अगर ऐसा ना होता, वे अगर बिल्कुल अविवेकी होते, तो भी तुमसे कहती हूँ ननद जी, मैं अपने सम्मान की रक्षा 16 आने कर सकती। तुम्हारी तरह इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकती कि मैं उनकी संगनी हूँ, सहधर्मणी हूँ, खरीदी हुई दासी नहीं। जानती हो ननद जी, इसी तरह से हमारे देश की
तमाम औरतों ने मर्दों के पैरों तले सिर मुड़ाकर अपने को इतना तुच्छ बना लिया है। अब वे अपने हाथों का खिलौना बन गई। अपने सम्मान की आप रक्षा न करने से अपने आप सम्मान कौन देगा ननद जी? कोई नहीं। मेरे तो ऐसे अच्छे पति हैं तो भी मैं उन्हें इतना सोचने का मौका नहीं देती। वे प्रभु हैं और मैं स्त्री होने से उनकी बांदी नहीं हूँ। नारी देह में भी भगवान है, इस बात को मैं खुद भी नहीं भूलती और उन्हें भी नहीं भूलने देती। विमला ने यह सुनकर चुपचाप एक गहरी सांस ली, परंतु उसमें लज्जा या अनुशोचना कुछ भी प्रकट नहीं हुई। बोली, मैं तो जानती नहीं भाभी कि आत्मसम्मान वसूल करना क्या होता है। मैं तो सिर्फ उनके पैरों पर आत्मविसर्जन कर देना चाहती हूँ। लो, वे भी आ गए। जरा बैठो भाभी, मैं जल्दी ही आज्ञा लेकर आती हूँ। यह कहकर जरा सा मुस्कुराकर वह जल्दी चली गई। इंदु ने उसका मुस्कुराना देख लिया। उसका सर्वांग क्रोध से जलने लगा। सिनेमा से लौटते समय रास्ते में इंदु सहसा बोल उठी, ननद जी, आज्ञा न मिलती तो तुम आ भी नहीं सकती। विमला सड़क की तरफ देखती हुई अन्य मनस्क भाव से ना जाने क्या सोच रही थी। बोली, नहीं, इसी से मैं सोचती हूँ ननद जी कि मैं जो तुम्हें जब तब खींचकर ले जाती हूँ, इससे तुम्हारे पति गुस्सा होते होंगे। विमला ने मुंह फिरकर कहा, तब मैं खुद ही क्यों जाने लगी भाभी, बल्कि मुझे डर लगता है कि तुम जो इस तरह चली आया करती हो, इससे भैया शायद मन ही मन मुझ पर ना गुस्सा होते हो। अब इंदु ने गर्व से कहा, तुम्हारे भैया का ऐसा स्वभाव नहीं है। पहले तो वे कभी अपने अधिकार से बाहर पैर ही नहीं रखते और दूसरे मेरे काम से वे नाराज हो। मैं ठीक जानती हूँ, ऐसी स्पर्धा वे स्वप्न में भी नहीं कर सकते। विमला 2-1 मिनट तक स्थिर बैठी रही, फिर एक गहरी सांस लेकर मृदु कंठ से बोली, भैया तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन तुम शायद अब कहीं इंदु के चेहरे पर हंसी आई। उसने कहा, उनके प्यार की बात मैं स्वीकार नहीं करती, पर मेरे बारे में संदेह कैसे हुआ? सो नहीं जानती भाभी, मालूम होता है जैसे। क्यों, क्या जानती हो ननद जी? तुम लोगों जैसा पैरों पर लौटने वाला प्रेम मेरा नहीं है, इसलिए भगवान करे मेरे नारी सम्मान को लांघ कर वह प्रेम कभी किसी दिन अपना सिर ना उठा सके। जो प्रेम मेरी स्वाधीन सत्ता को लांघ जाए, उस प्रेम से मैं आंतरिक घृणा करूंगी। विमला भीतर से कांप उठी। मिनट भर चुप रहकर इंदु ने कहा, तुम तो बात ही नहीं करती ननद जी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, प्रार्थना करती हूँ कि भैया तुमसे हमेशा इसी तरह प्यार करते रहें। तुम जितना भी कहो भाभी, औरतों के लिए पति प्रेम से बढ़कर कुछ और नहीं, विश्व ब्रह्मांड भी उससे बड़ा नहीं। क्षण भर चुप रहकर विमला ने कहा, क्या जानूं, क्या तुम्हारी नारी मर्यादा और क्या तुम्हारी स्वाधीन सत्ता। मैं तो अपना सब कुछ उनके पैरों पे अर्पण करके ही जीती हूँ। सच कहती हूँ भाभी, मेरी तो ऐसी दशा हो गई है कि अपनी इच्छा या तबीयत भी मानो मेरे पास नहीं है, उन्हीं की इच्छा ही। छी छी छी, चुप रहो। विमला चौंक कर चुप हो गई। इंदु घृणा भाव से कहने लगी, हमारे देश की स्त्रियां बिल्कुल मिट्टी की पुतली है, प्राण नहीं, आत्मा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं तुमसे पूछती हूँ, इतना करके क्या पाया तुमने? मेरी अपेक्षा कुछ अधिक प्यार अदा कर लिया है ननद जी। प्रेम मापने का यंत्र नहीं, माप कर दिखा देती, पर जाने दो इन बातों को। मगर क्यों? जानती हो, अपने को तुम लोगों की तरह छोटा नहीं बनाया, इसलिए तुम्हारी तरह कंगाल वृत्ति की सिर माथे नहीं चढ़ाया। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है ननद जी कि वे क्यों शांत है, क्यों इतने निरे हैं, क्यों कभी कोई एक बात नहीं कहते। नहीं तो दिखा देती कि वे जिसकी परवाह नहीं करते वह मनुष्य है, और वह भी लापरवाही करना जानती है, वह भी आत्मसम्मान खोकर प्रेम नहीं चाहती। यह क्या, तुम तो मुंह फेर कर हंस रही हो? विमला ने जबरदस्ती हंसी रोककर कहा, नहीं तो नहीं कैसे, अब भी तुम्हारे होठों पर हंसी है। सजी हुई है तुम्हारी बातें सुनकर। अरे भाभी, बहुत मिला है ना, इसलिए इतनी बातें निकल रही हैं। इंदु ने क्रोध स्वर में पूछा, ना मिलता तो नहीं निकलती। भूल है तुम्हारी, खालिस भूल ननद जी। सभी तुम्हारी जैसी नहीं है, सभी कोई भीख नहीं मांगती फिरती। ऐसी नारियां भी संसार में है जो आत्मगौरव समझती हैं। अब की बार विमला के चेहरे की हंसी मलान हो गई। बोली, सो जानती हूँ, जानती तो ऐसा नहीं कहती, कुछ भी हो अब से जान लो, ऐसी स्त्रियां भी मौजूद हैं जो भीख नहीं मांगती बल्कि अपनी जोर से वसूल करती हैं। अच्छा लो जी, घर आ गया, यहाँ उतरोगी नहीं ना? मैं अभी घर जाती हूँ, गाड़ीवान चल उस गली से। भैया से मेरा प्रणाम कह देना भाभी। कह दूंगी, गाड़ीवान चलो। अब और नहीं है, घर खर्च के लिए कुछ रुपए देने होंगे। उसकी इस प्रार्थना से नरेंद्र को आश्चर्य हुआ। कहा, इस बीच में 200 रुपये खत्म हो गए? नहीं हो गए तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या कहीं छुपा रखे हैं? नरेंद्र की आंखों और चेहरे पर एक भय की सी छाया आ पड़ी। रुपए कहाँ हैं? किस तरह संग्रह किए जाएं? चेहरे के उस भाव को इंदु ने देखा पर गलत। उसने कहा, विश्वास ना हो तो अब एक बही ला देना, उसमें हिसाब किताब लिख दिया करूंगी, या फिर
एक काम क्यों नहीं करते, खर्च के रुपए पैसे अपने ही पास रखा करो, इससे तुम्हें भी डर नहीं लगेगा और मुझे भी अविश्वास की लज्जा से रिहाई मिल जाएगी। यह कहकर उसने तीव्र दृष्टि से देखा कि उनकी चेहरे की गाढ़ी छाया वेदना से प्रगाढ़ हो गई है। नरेंद्र ने धीरे से कहा, अविश्वास नहीं करता, परंतु परंतु क्या विश्वास तो भी नहीं होता, यही ना। अच्छा, जाती हूँ, जितना हो सकेगा हिसाब लिख कर लाती हूँ, कैसी सुख की गृहस्थी है मेरी। यह कहते हुए वह मारे क्रोध के कमरे से बाहर हो गई, परंतु उसी क्षण फिर लौट पड़ी और बोली, परंतु क्यों, किस लिए मैं हिसाब लिखती फिरूं, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। मेरी बहन के ब्याह में कपड़े लत्ते लगे 50 रुपए से ऊपर, कमला की 2 फ्रॉकों के दाम हुए 12 रुपए, उस दिन बाइस्कोप में खर्च हुए 10-12, बस हिसाब लगाकर देख लो कितने बाकी बचते हैं। उनमें से 10-15 दिनों का घर खर्च क्या इतना ज़्यादा हो गया जो तुम्हारी आंखें सिर पर चढ़ गई। मेरे भैया के घर तो महीने में 700-800 रुपयों से भी पूरा नहीं पड़ता। सच कहती हूँ, ऐसा करने से मैं इस घर में नहीं टिक सकूंगी। इससे तो बल्कि साफ साफ कह दो कि भैया का मेदिनीपुर को तबादला हुआ है, सो मैं भी अपनी लड़की लेकर वहां चली जाऊं, मुझे भी शांति मिले और तुम्हारी भी जान बचे। नरेंद्र ने बहुत देर तक गर्दन झुकाए रहने के बाद मुंह उठाकर कहा, इस वक्त तो नहीं हो सकता, देखो शाम तक कुछ इंतजाम कर सकूँ। माने, अगर इंतजाम ना कर सके तो क्या उपाय करना पड़ेगा, सुनो, कल ही मैं मेदिनीपुर चली जाऊंगी, परंतु तुम भी एक काम करो, इस दलाली के काम को छोड़ दो और भैया से कहकर कोई नौकरी जुटा लो, इससे तुम भविष्य में अच्छे रहोगे। परंतु जो काम तुमसे नहीं हो सकता उसमें हाथ डालकर खुद भी मिट्टी मत हो जाओ और मुझे भी नष्ट मत करो। नरेंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। इंदु और भी कुछ कहना चाहती थी, पर इतने में नौकर ने आकर शंभू बाबू के आने का समाचार सुनाया और दूसरे ही क्षण बाहर जूतों की आहट हुई। इंदु बगल के दरवाजे से पर्दे की ओट में जाकर खड़ी हो गई। शंभू बाबू महाजन है, नरेंद्र के पिता काफी कर्ज छोड़कर स्वर्गवासी हुए हैं। पुत्र के पास तकाजे के लिए अक्सर शंभू बाबू का आगमन हुआ करता है। आज भी वे इसी उद्देश्य से पधारे हैं। बड़े मृदुभाषी हैं। आसन ग्रहण करके धीरे धीरे अपनी ऐसी कुछ बातें कहीं जिन्हें दोबारा सुनने से पहले बड़े से बड़ा निर्लज भी अपना सिर बेच डालने में दुविधा नहीं करेगा। शंभू बाबू के चले जाने पर इंदु फिर एक बार नरेंद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। पूछा, ये कौन थे? शंभू बाबू। क्या कह रहे थे? इनके कुछ रुपए देने हैं, तकाजा करने आए थे। अजी, सो तो मैं समझ गई, मगर कर्ज क्यों लिया था? नरेंद्र ने इस प्रश्न का उत्तर कुछ घुमा फिरा कर दिया। कहा, बाबूजी का अचानक देहांत हो गया था, इसी से। इंदु ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा, तुम्हारे बाबूजी क्या दुनिया भर के लोगों का कर्ज छोड़ गए हैं? इन्हें चुकाएगा कौन? तुम कैसे चुकाओगे, बताओ तो भला। इतने प्रश्नों का एक सांस में जवाब नहीं दिया जा सकता। इंदु भी इसके लिए ठहरी नहीं। उसी वक्त बोली, ठीक है, तुम्हारे पिता तो खैर अचानक मर गए, पर तुमने तो अचानक ब्याह नहीं किया। ये सब बातें मेरे पिताजी को बतलाना उचित था और मुझसे छिपाना तो भी तो कर्तव्य नहीं था। लोगों के मुंह सुना करती थी कि तुम बड़े धर्मभीरू आदमी हो। अरे जी, मैं पूछती हूँ, ये सब बातें क्या तुम्हारे धर्मशास्त्र में नहीं लिखी हैं? यह कहकर मानो ठीक युद्ध घोषणा करके वह पति के मुंह की तरफ देखने लगी। मगर हाय, इतने तीक्ष्ण बाण ऐसी निष्ठुरता के साथ जिस पर बरसे, भगवान ने उसे कैसा निशस्त्र, कैसा निरुपाय बनाकर भेजा है संसार में। किसी पर किसी भी कारण से प्रतिघात करने की शक्ति उसमें नहीं। शक्ति है तो सिर्फ सहने की। आघात की संपूर्ण वेदना उसके मन के भीतर चक्कर खाकर बहुत ही थोड़े समय में स्तब्ध हो जाया करती थी, किंतु आज उसे वह थोड़ा समय भी नहीं मिला। शंभू बाबू की बातों की आग जरा ठंडी ना पड़ पाई थी कि इंदु ने उसमें ऐसी भीषण तीव्र आग जला दी जो उसके असहनीय दहन से आज भी प्रत्युत्तर में एक कठोर बात कहने को तैयार हो गया और अंत तक मुंह से कह नहीं सका। अक्षम का निष्फल आडंबर सिर उठाते ही फटकर गिर पड़ा। उसके मुंह से क्षीण स्वर में सिर्फ इतना ही निकला, पिताजी के विषय में क्या तुम्हारा इस तरह कहना उचित है? नहीं, उचित नहीं, परंतु मैंने तुमसे अपने उचित अनुचित का फैसला करने को तो नहीं कहा। क्यों तुमने अपने घर का सारा हाल मेरे पिताजी से साफ साफ नहीं कहा? मैंने कुछ नहीं छिपाया इंदु, इसके सिवा तुम्हारे पिता बाबूजी के बाल्य बंधु हैं, खुद ही सब जानते थे। अजी, तो यूं कहो ना, सब कुछ जानबूझकर ही पिताजी ने मुझे पानी में फेंक दिया। असहनीय वेदना और विस्मय से नरेंद्र स्तंभित होकर देखता रह गया और अंत में उसने सिर झुका लिया। स्त्री का यह क्रोध वास्तव में सत्य है या केवल कलह का छल, सहसा वह कुछ निश्चय न कर सका। यहाँ कुछ शुरू की बात बता देना जरूरी है। किसी समय बहुत दिनों तक दोनों परिवार अड़ोसी पड़ोसी के रूप में रहते थे और उन्हीं दिनों इन दोनों का विवाह लगभग तय हो चुका था। परंतु सहसा एक दिन इंदु के पिता ने अपनी राय बदलकर लड़की को ज्यादा उम्र तक अविवाहित रखकर शिक्षित बनाने का निश्चय कर लिया और उससे उक्त विवाह संबंध टूट गया।
कई साल बाद इंदु की 18 वर्ष की उम्र में जब फिर से बात चली, तब कोलकाता आकर सुना कि नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई है। उस समय उसकी आर्थिक अवस्था की इंदु के माता पिता दोनों ने काफ़ी पर्यालोचना की, यहाँ तक कि उनकी राय भी विवाह करने की ना हुई। वयस्क और शिक्षित कन्या के प्रबल अनुराग की उपेक्षा न कर सकने के कारण ही अंत में उन्हें राजी होना पड़ा। इस बात को इंदु इतनी जल्दी वास्तव में ही भूल गई, या झूठे मोह में अंधी होकर उसने जो अपने को प्रताड़ित किया था, उसकी तीव्र आत्मग्लानि ही अब उसे इस तरह दिन रात जला रही है। नरेंद्र इस बात का कुछ भी निर्णय न कर सकने के कारण सन होकर चुपचाप सिर नीचा किए बैठा रहा। उस निर्वाक पति के आनत मुख की और क्षण भर देखकर इंदु आगे कुछ भी बिना कहे कमरे से बाहर हो गई। वह चुपचाप चली गई और पहले भी इसी तरह बहुत बार चली गई थी, परंतु आज अकस्मात नरेंद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हृदय की अत्यंत वेदना के स्थान को इंदु जानबूझकर जोरों से रौंदती हुई निकल गई। एक बार उसने जरा गर्दन उठाकर स्त्री के निष्ठुर पद शेप की ओर देखा। जब वह आंखों से ओझल हो गई, तब एक गहरी, बहुत ही गहरी सांस लेकर निर्जीव के समान वहीं मुरझाकर पड़ गया। सहसा आज उसके मन में पहले यह बात उत्पन्न हुई कि सब झूठ है, सब धोखा है। घर द्वार, स्त्री, कन्या, स्नेह, प्रेम, उसका सब कुछ आज पल भर में मरुभूमि की मरीचिका की तरह उड़ गया। कौन? विमला, आओ बहन बैठो, कहता हुआ नरेंद्र खाट पर उठकर बैठ गया। उसके होठों पर जो व्यथा का चिन्ह प्रकट हुआ, वह विमला की दृष्टि से छिपा नहीं रहा। बहुत दिनों से देखा नहीं दीदी, अच्छी तरह तो हो? विमला की आंखें डबडबाई। उसने धीरे से खाट के पास आकर कहा, भैया तुमने अपनी बीमारी की बात मुझे बताई क्यों नहीं? बीमारी ऐसी कोई नहीं थी दीदी, सिर्फ वह छाती का दर्द जरा। विमला ने हाथ से आंसू पोंछते हुए कहा, जरा सा कैसा? उठकर बैठा नहीं जाता? डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर क्या कहेगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा। हैं? तुमने डॉक्टर तक नहीं बुलाया? कितने दिन हुए? कितने दिन दीदी? अरे उस दिन तो हुआ है, जान पड़ता है 6-7 दिन। 7 दिन? तब तो भाभी सब देखकर ही गई होगी। नहीं नहीं नहीं, वो देखकर नहीं गई, जान पड़ता है मेरी बीमारी को वह सचमुच ही समझ नहीं सकी। मैं उसके जाने के दिन बाहर बैठा था। नहीं नहीं, चाहे जितना गुस्सा हो, ऐसा क्या तुम लोगों में कभी कभी हो सकता है दीदी? तो भाभी गुस्सा होके गई है? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, दुख है, कष्ट है, कितनी तंगी है तुम तो जानती हो। उन लोगों को यह सब सहने की आदत नहीं। तबीयत भी उसकी बहुत खराब थी, नहीं तो बीमार देखकर क्या तुम लोग गुस्सा होकर रह सकती हो? विमला ने आंसू रोकते हुए कठिन स्वर में कहा, क्यों नहीं, जरूर रह सकती हूँ। हम लोगों के लिए असाध्य कुछ नहीं। नहीं तो क्या, जब तक तुम बिछौने पर ना पड़ जाओ तब तक हम ना जाने। भोला, पालकी आ गई क्या रे? लाने भेजा है माँ जी। अभी से चली जाओगी दीदी? अभी तो शाम नहीं हुई, थोड़ा बैठ लो। नहीं भैया, रात हो जाने से ओस लगेगी। भोला, पालकी सीधी भीतर ले आ। भीतर क्यों? भीतर ही ठीक रहेगी भैया, दर्द की ऐसी तकलीफ में बाहर चलकर बैठने में बड़ी परेशानी होगी। मुझे ले जाओगी? कैसी पागल हो, क्या हुआ जो इतना उधम मचाती हो? ऐसा मुझे अक्सर हुआ करता है, और अच्छा ऐसे ही हो जाता हूँ अपने आप। जाने दो भैया। मगर भैया तो मेरे और नहीं है जो तुम्हें खो देने पर और एक मिल जाएगा। यह लो, पालकी आ गई। रफल अच्छी तरह ओढ़ लो। भोला, और जरा इधर लाने को कहे। नहीं भैया, इस समय मैं तुम्हें आंखों के आगे बिना रखे मुझे रंच मात्र भी चैन नहीं आएगा। लेकिन ले जाना चाहोगी, ऐसा जानता तो मैं तुम्हें खबर नहीं देता। विमला ने नरेंद्र के मुंह की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा समझना तुम्हारे पास ही रहे भैया, मुझे मत सुनाओ। अच्छा, तुम्हारे मुंह से कैसे निकली है बात? ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? सच्ची बात कहना। नरेंद्र ने एक गहरी निश्वास छोड़कर कहा, तब चलो चलता हूँ। भैया क्या है, आज रात भाभी को एक तार दे दूँ, कल सवेरे ही चलिए। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं? मेदिनीपुर तो ज़्यादा दूर नहीं, एक बार आ जाए तो फिर नहीं जाएगी। नहीं विमला नहीं, उसकी तबीयत अच्छी नहीं, कुछ दिन आराम कर लेने दो। जरा देर ठहर कर फिर कहा, विमला मैं तुम्हारे पास रहकर अच्छा ना हो सका तो फिर किसी तरह नहीं हो सकूँगा। क्यों री, मैं आ रहा हूँ, यह बात गगन बाबू को मालूम है? तुम अच्छे हो भैया, वे तो अभी ऑफिस से नहीं लौटे। तब क्या होता है, तुम्हारे लिए डरने की कोई बात नहीं भैया, उनकी खूब बड़ी बड़ी 2 आंखें हैं, हमारे पहुँचते ही वे देख लेंगे। नरेंद्र ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, विमला तब तो मेरा ना जाना होगा। क्यों? गगन बाबू की राय बिना ऐसा करोगे तो मैं सिर पटक कर यहीं मर जाऊंगी भैया। एक ही घर में क्या भिन्न भिन्न मत होते हैं जो तुम मुझे इस तरह अपमानित करते हो? अपमान कर रहा हूँ, ठीक जानती हो विमला, भिन्न मत नहीं होता। विमला जरूरी कपड़े संभाल कर रख रही थी, लज्जा से सिर हिलाकर बोली, नहीं भैया, आज दर्द उतना ही मालूम होता है। बिल्कुल नहीं, इन 8 दिनों में तुम लोगों को कितना कष्ट दिया। अब विदा कर दो दीदी। कर दूं? किसके पास?
अच्छा भैया, इन 16-17 दिनों में भाभी ने एक चिट्ठी भी नहीं डाली? नहीं तो डाली क्यों नहीं? पहुंच की चिट्ठी दी है, कल भी एक आई है, बल्कि मैं ही जवाब ना दे सका। विमला मुंह भारी करके चुपचाप देखती रही। नरेंद्र लज्जा से संकुचित होकर कहने लगा, वहां पहुंची है, तब से सर्दी जुकाम खांसी एक न एक लगा ही रहा। परसों कुछ बुखार सा हो गया था, फिर भी उसने चिट्ठी लिखी है, इसी से शायद आज वहां रुपए भेजे हैं। नरेंद्र लज्जित हो गया, बोला, कुछ भी तो नहीं था उसके हाथ में। मकान के पास ही एक मेला लगता है, लिखा है उसके खत्म होते ही चली आऊंगी। तुम्हें शायद चिट्ठी नहीं लिख सकी। लिख क्यों ना सकी? मुझे भी कल एक 4 पन्ने की चिट्ठी मिली है। मिली है? मिलेगी क्यों नहीं उसके जवाब में। तुम डरो मत भैया, तुम्हारी बीमारी का हाल नहीं लिखूंगी, मेरे पास नष्ट करने लायक इतना समय भी नहीं। इतना कहकर विमला कमरे से बाहर निकल गई। शाम होने से कुछ पहले नरेंद्र चुपचाप अकेले बैठा हुआ खुले हुए जंगले में से मलिन आकाश की ओर देख रहा था। इतने में विमला ने आकर कहा, चुपचाप बैठे क्या सोच रहे हो भैया? नरेंद्र ने मुंह फेरते हुए कहा, कुछ नहीं सोचता बहन, मन ही मन तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारा सारा जीवन इसी तरह सुख से बीते। विमला पास आकर उनके पैरों की धूरी सिर लगाकर एक चौकी पर बैठ गई। अच्छा दोपहर को तुम इतना गुस्सा होकर क्यों चली गई थी बताओ तो? बस यूं ही, इंदु की बेरुखी मुझसे सहन नहीं होती। इतना क्रोध, इतना अपमान और इतना इतना क्या बताओ। इंदु की तरफ से तो एक बार देखो, मैं उसे सुख से नहीं रख सका। सुख से रह सकने की भी तो शक्ति होनी चाहिए भैया। उसने जितना पाया है उतना कितनों को मिलता है। सौभाग्य के सिर माथे लेना चाहिए। नहीं तो बात पूरी करने से पहले ही विमला ने लज्जा से सिर नीचे कर लिया। नरेंद्र ने स्निग्ध नीरव दृष्टि से इस बहन का सर्वांग अभिव्यक्त करके कुछ देर बाद कहा, विमला शर्माना मत दीदी, सच सच बता, तू क्या कभी झगड़ा नहीं करती? उन्होंने कुछ कहा होगा, क्यों, सो तो कहेंगे ही। नरेंद्र ने मंद मंद मुस्कुरा कर कहा, नहीं, गगन बाबू ने कुछ भी नहीं कहा, मैं ही तुमसे पूछता हूँ। विमला ने अपना आरक्त मुख उठाकर कहा, तुम लोगों के साथ झगड़ा करके कौन जीतेगा? अंत में हाथ पैर जोड़ के, अरे वहाँ कौन खड़ा है? मैं हूँ गगन बाबू, क्यों रुक गई? कहती जाओ। झगड़ा करके किसके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं? बात तो पूरी कर डालो। अरे जाओ जी, साधु पुरुष शिवकर सुनते हैं, उनकी बात का जवाब मैं नहीं देती। यह कहकर विमला कृत्रिम क्रोध की ओट में हंसी दबाती हुई जल्दी से बाहर निकल गई। नरेंद्र उठकर एक गहरी सांस लेकर मोटे तकिए के सहारे बैठ गया। गगन बाबू ने कहा, अब तबीयत कैसी है नरेंद्र बाबू? अच्छा हो गया, विदा कर दो भाई। विदा कर दो? घबराओ मत भाई, 2-4 दिन और रह लो। तुम्हारी इस बहन के आश्रय में जो जितने दिन रह लेता है उसकी उतने ही साल आयु बढ़ जाती है, यह जानते हो? जानता तो नहीं, पर संपूर्ण विश्वास करता हूँ। गगन बाबू ने दोनों आंखें फाड़कर कहा, विश्वास करना है तो यह प्रमाणित हुई वास्तव में नरेंद्र बाबू, ऐसे ऐसे रतन भी संसार में पाए जाते हैं, भाग्य भाग्य फलाती है। कैसा है वह श्लोक? नहीं तो मुझ जैसे अभागे को ऐसी वस्तु मिल सकती है? यह स्वप्न में भी अगोचर है। दुल्हन, नहीं जी नहीं, रह जाओ 2-4 दिन ऐसा घर छोड़कर, स्वर्ग में भी चले जाओ तो आराम नहीं मिलने का, कह ही देता हूँ भाई। विमला बहुत दूर नहीं, पर्दे की ओट में खड़ी खड़ी कान लगाए सुन रही थी। आंखें पहुंचकर झांककर उस अंधकार में भी उसने स्पष्ट देखा कि उसके पति की बात सुनकर नरेंद्र भैया का चेहरा एक बार दर्द से जलकर तुरंत राख हो गया। लगभग 15 दिन बाद दोपहर की गाड़ी से इंदु अपनी लड़की के साथ मेदिनीपुर वापस आ गई। स्त्री और कन्या को स्वस्थ सबल देखकर नरेंद्र का सूखा हुआ पीला चेहरा क्षण भर के लिए चमक उठा। आग्रह के साथ उसने सोती हुई लड़की को छाती के पास खींच लिया और पूछा, कैसी हो बिंदु? अच्छी हूँ। तुम्हें ये बुखार सा आ गया था, मुझे बड़ी फिक्र हो गई थी। जुकाम अच्छा हो गया? ना हुआ तो क्या डॉक्टर बुलाओगे? नरेंद्र की हंसी से भरा चेहरा मलिन हो गया। बोला, नहीं तो पूछा है तो क्या होगा पूछकर? उधर तो कुल 50 रुपए बेचकर चिट्ठी पर चिट्ठियां जा रही थी, कैसी हो, सावधानी से रहना, सावधानी से रहना। मैं क्या नन्ही बच्ची हूँ या 50 रुपये मेरे भैया नहीं दे सकते? उन रुपया को बेचकर सबके सामने मेरा सिर नीचा करने की क्या जरूरत थी? उस दिन घर घर में जिधर देखो उधर ही इसी की हंसी होती रही। नरेंद्र का मलिन मुख और भी मलिन हो गया। उसने अस्पष्ट स्वर में कहा, और ज्यादा कहीं से जुटा नहीं सका। रुपए ना भेजकर यहीं लिख क्यों नहीं दिया? उफ, फिर वही रोज रोज की नहीं नहीं नहीं, दो मजे में थी इतने दिन। वास्तव में अमीर की लड़की का गरीब के घर पड़े रहने के समान महापाप संसार में और दूसरा नहीं। यह कहती हुई और अपने इस समय पर इस परम तथ्य से पति का हृदय परिपूर्ण करती हुई इंदु अन्यंत्र चली गई। कोई 1 महीने बाद पति पत्नी की यह पहली मुलाकात हुई। बाहर आकर इंदु ने इधर उधर निगाह दौड़ाकर अपने खास कमरे पे में जाकर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मकान के और स्थानों की तरह यहाँ की भी सब वस्तु बाकायदा साफ सुथरी की जा रही थी। पूछा, इतनी सफाई क्यों की जा रही है?
आप आएंगी इसलिए? नई नौकरानी ने कहा। मैं आऊंगी इसलिए? हाँ माँ जी, बाबूजी ने यही कहा था। आपको मैला कुचैला कुछ भी नहीं सुहाता, इसी से आज 3 दिन से। इंदु ने भीतर ही भीतर एक प्रकार का बड़ा भारी गौरव अनुभव किया, पर किस से स्वाभाविक भाव से कहा, गंदगी और किससे देखी जाती है, सो तो भी अच्छा है। अच्छा माँ जी। आदमी लगाकर ऊपर नीचे सब साफ कराया गया। जयराम टहल को जरा बुला ला, बाजार से कुछ फल सब्जी ले आए। फल सब्जी तो सब आ चुकी है मामा जी। माँ जी, बाबूजी आज सवेरे ही बाजार जाकर सब खुद देखभाल कर लाए हैं। डाब है, अंगूर है, क्यों नहीं, अभी लिए आती हूँ, कहकर दासी चली गई। इंदु के चेहरे पर से विरक्ति का मेघ बिल्कुल उड़ गया, बल्कि कुछ देर पहले जो पति का मलिन मुख उसने देखा था, वह उसकी छाती में कई कांटे जैसा चुभने भी लगा। जरा आराम करने के घंटे 2 घंटे बाद वह प्रसन्न मुख से पति के बैठक वाले कमरे में पहुंची। देखा कि नरेंद्र चश्मा लगाकर बहुत झुके हुए कुछ लिख रहा है। इंदु ने कहा, इतना मन लगाकर क्या लिखा जा रहा है, कविता? नहीं तो क्या, कुछ नहीं, कहकर उसने कागज को ढक दिया। इंदु के प्रसन्न मुख पर बादल छा गए। बोली, तो फिर कुछ नहीं, पर इतने ना झुककर, इससे कुछ दुख दारिद्र्य दूर हो, ऐसे किसी काम में मन लगाओ ना। मैंने सुना है भैया के हाथ में नौकरी की कई जगह खाली है। यह कहकर वह पति की तरफ देखती रही। वह निश्चित जानती थी कि यह नौकरी की बात उन्हें हमेशा चोट पहुंचाती है, मगर आज उसने आश्चर्य के साथ देखा कि उस चोट की कोई वेदना उनके चेहरे पर प्रकट ना हुई। नरेंद्र ने शांत भाव से कहा, नौकरी करने वाले आदमी भी तो मौजूद हैं। इस तरह के उत्तर से, जिसकी बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, इंदु मारे क्रोध के जल उठी। क्षण भर चुप रहकर बोली, सो तो मैं जानती हूँ, पर वहाँ है या नहीं क्या, आजकल अच्छी बात कहने से भी तुम्हें में बुराई क्यों नजर आती है? घर के कोने में बैठकर कविता लिखने में तुम्हें शर्म नहीं आती? यह कहती हुए आंख मुंह लाल करके चली गई। यह थी दूसरी मुलाकात। अरे, यह तो भाभी है, कब आई? परसों दोपहर को। परसों दोपहर को? इसी से इतनी जल्दी आज दर्शन देने आई हो? नहीं भाभी, यह प्रेम का खिंचाव जरा कुछ कम करो। इंदु ने गर्दन हिलाकर कहा, चिट्ठी लिखकर जवाब तक नहीं पाती मैं अकेली, और कहाँ तक किचू ननद जी? विमला ने आश्चर्य के साथ पूछा, जवाब नहीं मिला? वह ना मिलने के बराबर, 4 पन्ने का जवाब 4 लाइनों में। विमला ने कुछ झेपते हुए कहा, तब जरा भी समय नहीं था भाभी। इस घर में भैया की जरा कुछ तबीयत अच्छी होने को आई थी, तो उधर हमारे नए किराएदार की हालत हो गई कि अब गया तब। इंदु इसका एक अक्षर भी नहीं समझ सकती, मुंह देखती रही। विमला उधर कुछ ध्यान न देकर कहती गई, उस मंगलवार की बात मुझे हमेशा याद रहेगी। 7 दिन बाद खबर मिलने पर मैं भैया को ले आई। उसके 2 दिन बाद भैया का छाती का दर्द ऐसा बढ़ा कि सब घबरा उठे। इधर अंबिका बाबू की बीमारी भी खूब बढ़ गई। क्या बताऊं भाभी, सेक देते देते और लेप चढ़ाते चढ़ाते घर भर के लोगों के हाथों की चमड़ी उखड़ गई। तमाम दिन और रात किसी का नहाना खाना तक नहीं हुआ। हाँ, सती साध्वी कहूंगी अंबिका बाबू की बहू को, है तो लड़की ही अभी, लेकिन कैसा जतन, कैसी पति सेवा की उसने। उसी के पुण्य से वे जी गए, नहीं तो डॉक्टर वैद्यों की ताकत नहीं थी। ये अंबिका बाबू कौन? मालूम नहीं, घाटाल के पास कहीं के रहने वाले हैं, इलाज के लिए यहाँ आए हैं। अपने इस बगल वाले घर में किराए पर रह रहे हैं। ना तो कोई घर के आदमी है, ना पैसा ही, सिर्फ बहू है। इंदु बीच में ही पूछ बैठी, तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी? विमला ने होठ सिकुड़ते हुए कहा, हाँ, उस रात को तो सचमुच में डर गई थी। उस ताक पर दवाइयों की खाली शीशियों का ढेर लगा है ना, देखो ना, 3 3 डॉक्टर। और क्यों भाभी, भैया ने तुम्हें चिट्ठी में ये सब बात नहीं लिखी? नहीं, शायद यहीं आकर सुना है। क्यों? हाँ, विमला कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही दिन तार भेजना चाहा था। सिर्फ 2 4 घंटे का तो रास्ता ही था, बड़ी आसानी से तुम आ सकती थी, पर भैया ने किसी तरह भेजने ही नहीं दिया। फिर हंसकर कहा, उन्हें तुमने क्या कर दिया सो तुम ही जानो भाभी। बीमारी की हालत में भी तुम घबरा ना जाओ, इसी डर से किसी भी तरह उन्होंने खबर नहीं करने दी। खैर, भगवान की मर्जी से वे अच्छे हो गए, नहीं तो क्या होता ननद जी, बीमारी होने पर भी मेरी जरूरत नहीं पड़ी, और ना अच्छी होने पर भी शायद जरूरत ही ना पड़ती। इतना कहकर इंदु वहां से उठी, ताक के पास जाकर दवाइयों की खाली और अधखाली शीशियों को हिला डुलाकर उनके लेबल पढ़ने लगी। परंतु यह क्या हुआ, जो कभी नहीं हुआ था सो हुआ। आज अकस्मात उसकी आंखें आंसू से डबडबा आई। क्यों, क्या वह अपनी कोई भी नहीं होती जो इतनी बड़ी बात हो गई और खबर तक नहीं दी गई? उसने अपनी ऐसी कौन सी बड़ी पीड़ा की बात लिखी थी जिससे बीमारी का समाचार देना उचित न समझा गया? अच्छे होने के बाद भी उन्होंने कितनी चिट्ठियां, कितनी बातें लिखी, सिर्फ अपनी ही बात लिखना भूल गए। खूब, यहाँ आए हुए भी 3 दिन हो गए, फिर भी याद ना पड़ा। इंदु के तीव्र अभिमान का स्वर विमला ताड़ गई। उसने कहा, शीशी बोतलों को हिला डुलाने से अब क्या होगा भाभी, ये झूठी गवाही तो हरगिज नहीं देंगे।
चाहे कितनी ही जिरह क्यों ना करो। आओ, तुम्हारे लिए चाय तैयार है, चलो, कहकर इंदु ने चुपके से आंसू पोंछ डाले और विमला के पास जाकर खड़ी हो गई। चाय पीने के बाद विमला ने मालूम नहीं चोट पहुंचाने की इच्छा से ही कैसे कहा, वह भी कैसी हंसी की बात थी भाभी। एक ही मकान में दो रोगी, पर दोनों की ऐसी अद्भुत भिन्न भिन्न व्यवस्था। भैया ने मरने तक की नौबत आ जाने पर भी तुम्हें खबर नहीं दी, इस डर से कि कहीं तुम घबरा ना जाओ, कहीं तुम्हारी तबीयत और भी ना खराब हो जाए। और अंबिका बाबू पल भर के लिए भी अपनी स्त्री को सामने से हिलने ना देते। उन्हें डर था कि वह आंखों के सामने से ओझल हुई और उनके प्राण निकले। यहाँ तक कि अपनी स्त्री के सिवा और किसी के हाथ से विश्वास करके वे दवा भी नहीं पीते। ऐसा भी कभी सुना है तुमने? हमने सबने उसका खूब मजाक उड़ाया, मगर अंबिका बाबू तो सबको ही लांग गए। रात दिन मेहनत करते करते उस बहू की शक्ल ठीक मुर्दे की सी हो गई। कहकर इंदु खड़ी हो गई, बोली, और किसी दिन आकर तुम्हारी सती लक्ष्मी बहू के साथ बातचीत कर जाऊंगी। आज गाड़ी आ गई है, चलती हूँ। तो एक बार जरूर आना, बातचीत करके सचमुच सुखी होगी, देखा जाएगा। कहकर कुछ सीख सकी, अगर कुछ सीख सकी तो। कहकर इंदु मुंह भारी करके गाड़ी पर जा बैठी। अंबिका बाबू का पागलपन आज उसके मन में उसके पति की मंगल इच्छा पर धूल डालता हुआ उसे तमाम रास्ते शर्मिंदा कर गया। 2-3 दिन बाद बातों ही बातों में इंदु बहुत नाराज होकर कह उठी, अगर सच बात सुनकर नाराज ना हो तो कहूंगी ननद जी की ब्याह करना ना तो तुम्हारे भैया के लिए उचित हुआ और ना अंबिका बाबू के लिए। क्यों? विमला ने पूछा। क्योंकि गृहस्थी चलाने की शक्ति ना हो तो यह महापाप है। उत्तर सुनकर विमला मर्माहत हुई। इंदु को वह प्यार करती थी। कुछ देर बाद बोली, हो सकता है कि अंबिका बाबू से अन्याय बन पड़ा हो, पर इससे क्या उनकी स्त्री अपना कर्तव्य नहीं करे? क्या मरते दम तक पति की सेवा नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? वह अन्याय करेंगे जिसका उन्हें अधिकार नहीं, वही करेंगे और फल भोगेंगी हम। तुमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी और अन्य समाजों की तुम्हें कुछ खबर नहीं तो मैं तुम्हें समझा देती कि कर्तव्य पालन सिर्फ एक ही तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है, नहीं तो होगा ही नहीं। पुरुष लोग यह बात हमें समझने ही नहीं देते, इसलिए हम अंबिका बाबू की स्त्री की तरह जान हथेली पर रखकर सेवा करते हैं। विमला क्षण भर देखती रही, फिर बोली, नहीं तो हम करती ही नहीं। क्यों भाभी? सेवा करना क्या स्त्रियों के लिए तुम बड़े दुख का काम समझती हो? अंबिका बाबू की स्त्री का बाहर का ही कलेश तुम्हें दिखाई देता है, उसके भीतर का आनंद भी जान सकती हो? नहीं जानना चाहती। पति का प्रेम भी शायद नहीं जानना चाहती कि नहीं जी, अरुचि हो गई है, बल्कि उसे कम करके यदि अपना कर्तव्य कर सकूं तो रक्षा हो। विमला खड़ी थी, निश्वास छोड़कर धीरे से बैठकर बोली, ठीक यही बात कहने से पहले भी एक बार तुमने कही थी, परंतु जब मैं नहीं समझ सकी थी और अब भी ना समझ सकी कि मेरे भैया अपना कौन सा कर्तव्य पालन नहीं करते। क्या है कर्तव्य सो तुम जानती होंगी, बहुत सी किताबें भी पढ़ी हैं, जानकारी भी तुम्हें ज़्यादा है। तुम्हारे साथ तर्क करना मुझे शोभा नहीं देता, परंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि पति न्याय अन्याय कुछ भी करे, उनके प्रेम की उपेक्षा करने की स्पर्धा किसी देश की स्त्रियों में नहीं। मुझे तो मालूम होता है कि आज उस चीज़ को खोने से मरना कहीं अच्छा है, उसके खोए जाने के बाद भी जीते रहना सिर्फ विडंबना है। मैं ये नहीं मानती तो जरूर हो, कहती हुई विमला हंस पड़ी। उसे सहसा ख्याल आया कि यह सब परिहास है, सचमुच ही परिहास के सिवा नारी के मुंह में से यह और क्या हो सकता है। बोली, लेकिन यह भी बताई देती हूँ भाभी, मेरे सामने जो मुंह में आया कह दिया, मगर भैया के सामने इन सब बातों को लेकर ज़्यादा चतुराई ना दिखाना, क्योंकि वे ठहरे पुरुष, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो। अक्सर मजाक को वे नहीं समझते, यह उनका काम है, इसके लिए वे दुश्चिंता नहीं करती मैं। लेकिन मुझसे तो बिना चिंता किए रहा नहीं जाता भाभी। इंदु ने जबरन हंसकर पूछा, क्यों भला? नाराज मत होना भाभी, किंतु भैया की बीमारी के वक्त मुझे सचमुच मालूम हुआ कि भैया तुम्हें पाने के लिए किसी समय पागल हो उठे थे। कहावत है, जहाँ पैर में कांटा चुभे वहीं पल के बिछा देना, मगर वह भाव अब शायद नहीं रहा। सहसा इंदु के सारे मुंह पर मानो किसी ने कालिक बोल दी। इसके बाद उसने जबरन सूखी हंसी लाते हुए कहा, तुम्हें हजार धन्यवाद ननद जी। भैया से कहना कि मैं इस अपेक्षा को नहीं भूल सकती, पर तुम भी अच्छी तरह समझ लो कि मैं अपनी भलाई बुराई आप ही संभलना जानती हूँ, उसे लेकर दूसरों के साथ माथा गरम करने की जरूरत नहीं। घर वापस आकर इंदु ने पति के कमरे में घुसते ही पूछा, मेरे मेदिनीपुर चले जाने के बाद क्या तुम बीमार हो गए थे? नरेंद्र ने कॉपी पर से मुंह उठाकर धीरे से कहा, नहीं बीमार तो नहीं, वही दर्द हुआ था। खर्च बचाने के लिए नरेंद्र जी के यहाँ क्यों पहुँच गए?
स्त्री के इस अत्यंत कटु संकेत से नरेंद्र अपनी कॉपी पर फिर झुक गया और क्षण भर मौन रहकर मृदु स्वर में बोला, विमला स्वयं आकर लिवा ले गई थी, परंतु मैं सुन पाती तो कह देती असमर्थों के लिए अस्पताल बनाए गए हैं, उन्हें दूसरों के मत्थे न मड़कर वहीं जाना चाहिए। नरेंद्र ने अब ना तो मुंह उठाया न जवाब दिया। इंदु झटके के साथ पर्दा हटाकर चली गई। धक्का लगने से एक छोटी सी तिपाही फूलदान समेत उलट पड़ी। उसने पीछे मुड़ तक नहीं देखा। 5 मिनट बाद जब उसी तरह झटके से पर्दा हटाकर फिर भीतर आकर कहा, ननद जी ने मुझे खबर देनी चाहिए थी, तुमने मना क्यों किया? सोचा होगा आकर दवा के साथ जहर ना मिला दे, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं सोचा, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं थी। अच्छी ही थी, यद्यपि खबर पाने पर भी मैं आती नहीं, यह निश्चित है, परंतु वहां से मैं बीमारी के मारे मरी जा रही हूँ, यह बात भी तो मैंने तुम्हें चिट्ठी में नहीं लिखी। व्यर्थ झूठी बातें कहकर ननद जी को मना करने की कोई वजह नहीं थी। यह कहकर वह जैसे आई थी वैसे ही चली गई। नरेंद्र भी पहले की तरह कॉपी पर झुका रहा, किंतु सारी लिखावट उसकी आंखों के सामने लिप पुत कर एकाकार हो गई। इंदु ने पर्दे के पीछे से डॉक्टर से पूछा, आप ही है ना गगन बाबू के घर पर मेरे पति का इलाज किया था? वृद्ध डॉक्टर ने आंख उठाकर देखा और बोला, हाँ, लेकिन ऐसा तो मालूम नहीं होता कि उन्हें पूरा आराम हो गया है। ये रहे आपकी फीस के रुपए। आज एक बार आकर आप उन्हें मित्र भाव से देख जाएं तो बड़ा उपकार हो। डॉक्टर कुछ विस्मित हुए। इंदु समझ के बोली, उनका ऐसा स्वभाव ही है, वे इलाज नहीं कराना चाहते। दवा का प्रेस्क्रिप्शन मुझे छुपा कर दीजिएगा और उन्हें जरा समझा दीजिएगा। डॉक्टर इस पर राजी होकर चले गए। राम टहल ने आकर खबर दी, माँ जी वल्लभ सुना रहा है। आ गया? वल्लभ जरा काम के लिए तुम्हें बुलाया था। तुम हमारे विश्वासी आदमी हो, इन चूड़ियों को तुम्हें बिकवा देना होगा। बड़े पुराने ढंग की चूड़ियां हैं भाई, अब ये नहीं पहनी जाती। इन्हीं रुपयों की एक नई जोड़ी खरीदने का मन है। अच्छी बात है माँ जी, बेच दूंगा। कांटा लाए हो ना, वजन करके देखो तो सही कितना है। दाम लेकिन मुझे कल ही चाहिए, देर ने होने से नहीं चलेगा। हाँ, कल ही दे दूंगा। वल्लभ ने चूड़ियां हाथ में लेकर कहा, यह तो बिल्कुल नई चीज है माँ जी, बेचने से कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। सो जाने दो वल्लभ, इनकी बनावट मुझे नहीं भाती। सुनो, इस बारे में बाबूजी से कुछ मत कहना। बाबूजी से छिपाकर गहने बेचने खरीदने का इतिहास वल्लभ से छिपा नहीं था। वह जरा हंसकर चूड़ियां ले गया। डॉक्टर साहब, वे 5-6 शीशी दवाई पी गए, पर छाती का दर्द तो नहीं गया? नहीं गया? कहाँ? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। आप तो जानते ही हैं कि उनका स्वभाव ही ऐसा है, परंतु मैं निश्चित जानती हूँ कि उनकी बीमारी गई नहीं है, इसलिए इसके सिवा शरीर तो सुधरता नहीं। डॉक्टर ने सोच विचार कर कहा, देखिए मुझे भी संदेह होता है, सिर्फ दवा से कुछ ना होगा, एक मर्तबा हवा पानी बदलना जरूरी है। यही आप उनसे कहते क्यों नहीं? कहा था एक दिन, मगर वे इसकी जरूरत नहीं महसूस करते। इंदु ने रुष्ट होकर कहा, उसकी महसूस ना करने से क्या होगा? आप डॉक्टर हैं, आप जो कहें वही होगा। इंदु ने अपनी उत्तेजना पर लज्जित होकर कहा, देखिए मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ, आप उन्हें खूब डर दिखा दीजिए। डॉक्टर ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, इन सब बीमारियों में डर तो है ही। सचमुच? उसके चेहरे की तरफ देखकर डॉक्टर सहसा जवाब ना दे सके। इंदु की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैं आपकी लड़की की तरह डॉक्टर, मुझसे छिपाइए मत, क्या हुआ है जरा खोलकर बताइए। ठीक क्या हुआ है सो तो डॉक्टर खुद भी नहीं जानते थे। उन्होंने तरह तरह से समझाकर जो कुछ बताया, इंदु का डर दूर नहीं हुआ। वे अपने कमरे में आकर रोने लगी। शाम से पहले नरेंद्र हाथ की कलम रखकर खुले जंगले में से बाहर की ओर देख रहे थे। इंदु कमरे में घुसकर पास ही में एक चौकी खींचकर बैठ गई। नरेंद्र ने एक बार फिर मुंह फेर कर कहा। वह फिर उसी तरफ देखने लगा। कुछ दिनों से इंदु ने रुपए नहीं मांगे, आज वह किस लिए आकर बैठ गई, इसका निश्चित अनुमान करके नरेंद्र की छाती धक धक करने लगी। इंदु ने रुपए नहीं मांगे, कहा, डॉक्टर साहब कहते हैं दर्द जब दवाओं से अच्छा नहीं हो रहा है तो आबोहवा बदलने की जरूरत है, एक बार चले क्यों नहीं चलते घूमने। नरेंद्र वास्तव में चौंक उठा। बहुत दिनों से अज्ञात स्नेह के धन में मानो कहीं से छिपे हुए उसे पुकारा। इंदु के इस कंठ स्वर का तो वह भूल ही गया था। इसी से मुंह फेरकर हदबुद्धि की तरह उसकी तरफ देखकर वह क्षण भर के लिए ना जाने क्या क्या अपने में ही ढूंढता फिरने लगा। इंदु ने कहा, क्या कहते हो, तो फिर कल ही सब तैयारी करके चला जाए। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यही बैजनाथ धाम के आसपास। हम दोनों, कमला और नौकरानी। राम टहल पुराना विश्वासी आदमी है, उसे घर पर ही रहने दो। वहाँ एक छोटा सा मकान किराए पर ले लेने से काम चल जाएगा। तो फिर आज से ही सामान ठीक करना शुरू होगा। किसी प्रकार के खर्च की बात से ही नरेंद्र को डर लगता था। इस भारी भरकम इशारे से उसका मिजाज बिगड़ गया। प्रश्न किया, इस डॉक्टर को यहाँ बुलाया किसने था? इंदु के जवाब देने से पहले ही उसने कहा, विमला से कहो मेरे पीछे डॉक्टर लगाकर मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा हूँ।
विमला छिपे छिपे डॉक्टर भिजवाती है, विमला ही सब कुछ है। इंदु के हृदय में ठेस लगी, परंतु उसे दबाकर बोली, लेकिन तुम तो सचमुच ही अच्छे नहीं हो। दर्द तो अभी तक अच्छा नहीं हुआ। अच्छा हो गया है, फिर भी शरीर तो अभी सुधरा नहीं, साफ दिख रहा है। एक बार घूम फिराओ और कुछ हो चाहे ना हो, बिगाड़ बिगाड़ तो कुछ होगा नहीं। नरेंद्र भीतर बाहर से ऐसी जगह पहुंचा था जहां सहन करने की शक्ति निपट चुकी थी। फिर भी धक्के को संभालता हुआ बोला, मुझ में घूमने फिरने का सामर्थ्य नहीं। इंदु ने जिद करके कहा, सो नहीं होगा, पर प्राण तो बचाने ही पड़ेंगे। यह जिद इंदु के लिए इतनी ज्यादा ना थी कि नरेंद्र बिल्कुल ही गलत समझ गया। उसे निश्चित मालूम हुआ कि यह सिर्फ उसे कलेश पहुंचाने के लिए एक नया कौशल है। उसका इतने दिनों का धैर्य का बंधन एक क्षण में टूट गया। वह चिल्ला उठा, कौन कहता है कि प्राण बचाने पड़ेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। 100 बार कहता हूं कि कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पैरों पड़ता हूं इंदु, मुझे रिहाई दो, मैं निश्वास छोड़कर मरूं। पति के मुंह से कड़वी बात सुनने की इंदु कल्पना भी न कर सकती थी। वह सिकुड़कर ना जाने कैसी हदबुद्धि सी हो गई, परंतु नरेंद्र को यह मालूम नहीं हुआ। वह कहता गया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कैसे संकट में दिन बिता रहा हूँ। सब कुछ जानबूझकर सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए तुम दिन रात कोचा करती हो। क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम? इंदु मारे डर के फक पड़ गई और देखती रह गई। एक शब्द भी उसके मुंह से ना निकला। चिल्लाना और उत्तेजित होना उसके लिए कितना अस्वाभाविक है, इसका नरेंद्र को अभी भी पता लगा। वह आवाज धीमी करके बोला, अच्छा, मंजूर करता हूँ, मेरे लिए हवा बदलना जरूरी है, मगर जाऊंगा कैसे? रुपए कहाँ से आएंगे? घर खर्च छुटाने में ही तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। इंदु ने स्वयं किसी दिन धैर्य का अभ्यास नहीं किया। झुकने में तो उसका सिर ही कटता था, लेकिन आज वह डर गई थी और नम्र कंठ से बोली, रुपए नहीं है तो ना सही, बहुत से रुपयों के गहने तो है अपने पास। हाँ, मगर मेरे नहीं, तुम्हारे हैं। पिता ने दिए हैं तुमको। मेरा उन पर एक रत्ती भर भी अधिकार नहीं। इस बात को मेरी अपेक्षा तुम खुद बहुत ज़्यादा जानती हो। अच्छी बात है, उन्हें ना लो, मैं नगद रुपए देती हूँ। कहाँ से आए? घर खर्च से बचाए हैं। हाँ, यह चूड़ी बिक्री के रुपए थे। इंदु आसानी से झूठ नहीं बोल सकती, पर आज आज उसने झूठ बोलना स्वीकार कर लिया। नरेंद्र के चेहरे का भाव बहुत ही कठोर हो गया। उसने धीरे से कहा, तो रखो, उन्हें गहने बनवा लेना। मेरी छाती का बहुत सा खून पानी करके जो इकट्ठा किया है, उसे इस तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। इंदु, मैंने कभी तुमसे कोई कड़वी बात नहीं कही, हमेशा से सुनता ही आया हूँ, मगर तुम्ही ने उस दिन दंभ के साथ कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलती। छी! कमला ने पर्दे की संधि से ही पुकारा, माँ, बुआ जी आई हैं। क्या हो रहा है भाभी? कहती हुई विमला भीतर आकर खड़ी हो गई। इंदु ने लड़की को लाकर उसके गले का हार दोनों हाथों से झटके से तोड़ कर पति के सामने फेंक दिया और कहा, मैं झूठ बोलना नहीं जानती ना, इसे तुम्हारे ही पास से सीखा है। फिर भी मैंने अब तक पीतल को सोना कहकर चलाना ही सीखा है। जो स्त्री को ठगता है, अपनी लड़की को ठगता है, उसके लिए और बाकी क्या रहा? वह दूसरे को झूठा कहता है किस तरह? नरेंद्र ने टूटे हुए हार को उठाते हुए प्रश्न किया, किस तरह जाना कि पीतला जजवाया है? अपनी बहन से जचा लाने के लिए कहो। कहकर उसने दोनों आंख सुर्ख करके विमला की ओर देखा। विमला ने 2 कदम पीछे हटकर कहा, यह काम मेरा नहीं कि भैया के दिए हुए गहने को सुनार बुलवाकर जचवाऊं। नरेंद्र ने कहा, इंदु, तुम्हें भी तो मैंने 1-2 जेवर दिए हैं, उन्हें जचाकर देखा है? नहीं देखा, मगर अब देखना होगा। अनु भाभी, एक बार पाँव छूकर उनसे माफी मांग लो। क्यों, किस दुख में? मेरा सिर काट डालो तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकती ननद जी। क्यों नहीं कर सकती? पति के पांव छूने में शर्म किस बात की? तुम्हारा कसूर ना सही मान लिया, लेकिन उन्हें प्रसन्न करना तो सब कामों से बढ़कर है। नहीं, मेरे लिए वैसा नहीं है। भगवान के समक्ष शुद्ध रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। जब तक उनके निकट अपराध नहीं करती, तब तक मैं और किसी से नहीं डरती। विमला को क्रोध आ गया, बोली, भाभी, ये सब बढ़ बढ़ कर बातें करना मैं भी जानती हूँ, मगर ये सब कुछ भी काम ना आएंगी, कहे देती हूँ। आंखें मीच लेने से ही विपत्ति से छुटकारा नहीं मिल जाता। भैया सचमुच ही तुमसे विरक्त हो गए हैं। इंदु ने उदास भाव से कहा, उनकी इच्छा? विमला मन ही मन जल उठी और बोली, वह इच्छा उस दिन मालूम पड़ेगी जिस दिन सर्वनाश होगा। भैया जितने निरीह और जितने कोमल है ना, उतने कठोर भी हैं। उनको तुमने एक ही तरफ से देखा है, दूसरी तरफ से देखना अभी बाकी है, सो बताई देती हूँ। देखूंगी, तुम्हें बाद में खबर कर दूंगी। विमला ने आगे कुछ ना कहा। कुछ देर चुप रहकर एक गहरी सी सांस लेकर धीरे से कहा, तो सच है, तुम्हें विश्वास नहीं होता ना कि कभी पति के स्नेह से वंचित होगी? परंतु भैया उस तरह के आदमी नहीं है। बीमारी के वक्त मैंने उन्हें अच्छी तरह पहचान लिया। उनके हृदय के किवाड़ एक बार बंद हो गए, फिर उन्हें खुलवा नहीं पाओगी।
अब की बार इंदु ने चेहरा गंभीर बनाते हुए कहा, खुलवा ना पाऊंगी तो बाहर ही रहूंगी। खुलवाने के लिए ना तो उनके पैरों पड़ो कर माफी मांगूंगी और ना तुमसे सिफारिश करने बुलवाऊंगी। यह क्या, गुस्सा होकर चल दी क्या? विमला ने खड़े होकर कहा। गुस्से से नहीं, दुख के साथ जा रही हूँ भाभी। मैं अपनी बहन से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करती थी, इसलिए मेरा मन रो उठता है। भैया भी कभी इस तरह की बात कह सकते हैं? आंखों से ना देख जाती तो मैं विश्वास ना कर सकती। इंदु ने सहसा जरा हंसकर कहा, इतना लंबा व्याख्यान उनके मुंह से और कभी ना सुनोगी। व्याख्यान तुमने भी कुछ कम नहीं दिया भाभी, पर वे फिर कभी ना देंगे। यह तो मुझे भी मालूम है। एक बात के को 100 बार कहने वाले आदमी वे नहीं हैं। इंदु ने फिर हंसकर कहा, सो तो ठीक है। और भी एक जबरदस्त कारण हुआ है कि जिससे फिर किसी दिन स्वप्न में भी आंखें लाल करने का साहस ना करेंगे। मेरे पिताजी की चिट्ठी आई है। उन्होंने मेरे नाम से 10,000 रुपये की वसीयत कर दी। क्या कहती हो ननद जी, अब भी मुझे पैरों पड़ने की जरूरत है? विमला का चेहरा मानो और भी अंधकारमय हो गया। उसने कहा, भाभी, इससे पहले कभी उन्होंने तुम्हें लाल आंखें नहीं दिखाई। तुम जिस हालत में उन्हें छोड़कर मेदिनीपुर चली गई थी उसे मैं ही जानती हूँ, मगर फिर भी उन्होंने किसी दिन तुम्हारी जरा भी निंदा नहीं की। हंसते हुए तुम्हारे सब दोष मुझसे छिपाए रखे। सो यह क्या, तुम्हारे रुपयों के लोभ से? भाभी, श्रद्धा के बगैर प्रेम नहीं रहता। जिस चीज को तुम तेजी दिखाकर लापरवाही से खो रही हो ना, वह उस दिन तुम्हें मालूम पड़ेगी जिस दिन तुम सचमुच ही खो जाएगी। पर एक बात मेरी भी याद रखना भाभी, मेरे भैया इतने नीच नहीं है। पर अब और नहीं, शाम हो रही है, जाती हूँ। कल परसों वक्त मिलने पर एक बार मेरे घर आना। अच्छा, कहकर इंदु पीछे पीछे सदर दरवाजे तक चली आई। उसके आने का मृदु पद शब्द विमला ने सुनकर भी ना सुना, यह उसे मालूम हो गया। गाड़ी में सवार होकर दरवाजे से मुंह निकालकर हमेशा ये दोनों सखियां परस्पर एक दूसरे को निमंत्रण देती हुई हंसते हंसते दरवाजा बंद करती थी। आज गाड़ी में घुसते ही विमला ने दरवाजा बंद कर लिया। घर आकर इंदु कमला को छाती से के पास खींचकर लेट गई। विमला चली गई, किंतु अपनी तीखी गर्म बातें रख गई। उनकी गर्मी कितनी थी यह इंदु को अब मालूम हुआ। इस ताप से उसका अहंकार अब्रवेदी तुषार स्तूप जितना ही गल गल कर बहने लगा, उतनी ही एक नई चीज उसकी आंखों के सामने आने लगी। इतना कीच कादो कूड़ा करकट, इतने कर्कश व कठोर कंकड़ पत्थर इस जमे हुए पानी के नीचे छुपे होंगे, यह तो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सहसा उसके हृदय के भीतर से ना जाने कौन पूछने लगा, कैसा होगा इंदु अगर वे अपने मन ही मन तुम्हें त्याग दे? तुम पास आकर बैठो, अगर घृणा के कारण हट जाए। सोचते ही उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कमला ने कहा, क्या है माँ? इंदु ने उसे जोर से छाती से चिपटा लिया और उसका मुंह चूमकर कहा, तेरी बुआ इतना डराना जानती है कि काहे का डर माँ? इंदु ने फिर एक चुम्बन लेकर कहा, कुछ नहीं बेटी, सब झूठी बातें हैं, झूठी। जा तो बिटिया, देखते हो तेरे बाबूजी क्या कर रहे हैं। लड़की दौड़ी चली गई अपने बाप के पास। आज 2 दिन से पति पत्नी में बोलचाल बंद है। कमला ने वापस आकर कहा, बाबूजी तो चुपचाप सो रहे हैं। चुपचाप? अच्छा, तू यहीं सो रहा है बिटिया, मैं देख आती हूँ। कहकर इंदु चली गई। पर्दे की सेंध से देखा, लड़की ठीक कहती है। वे सोफे पर ऊपर की ओर देखते हुए पड़े हैं। 5-6 मिनट खड़ी रहकर इंदु लौट आई। आज उसे प्रवेश करने का साहस ना हुआ। यह देखकर वह खुद ही ताज्जुब करने लगी। कमला, क्या है माँ? तेरे बाबूजी के सिर में शायद जोर से दर्द हो रहा है। जा तो बेटी, बैठे बैठे जरा सिर पर हाथ फेर देना। लड़की को भेजकर इंदु खुद ओट में खड़ी होकर उत्सुकता से दोनों की बातें सुनने लगी। लड़की ने पूछा, सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है बाबूजी? पिता ने जवाब दिया, कहाँ दर्द नहीं तो बेटी, माने का खूब दर्द हो रहा है। फिर कुछ देर पिता चुप रहकर लड़की की ओर देखते रहे। फिर थोड़ी देर बाद बोले, तुम्हारी माँ जानती नहीं? पर्दा हटाकर इंदु स्वाभाविक भाव से कमरे के भीतर चली आई। टेबल की बत्ती कम करके बोली, कमजोर शरीर से इतनी मेहनत कैसे झेल सकोगे? जा तो कमला, ऊपर से ऑडिकॉलन की शीशी तो ले आ जरा, और राम टहल को थोड़ी सी बर्फ लाने के लिए कह दे। लड़की को उठाकर इंदु खुद सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ देकर बोली, आग से निकल रही है। नरेंद्र आंखें मूंदे पड़ा रहा, बोला नहीं कुछ। इंदु ने चुपचाप बालों में हाथ फेरते हुए जरा झुककर स्नेह भरे कंठ से पूछा, छाती का दर्द आज कैसा है? वैसा ही। तो फिर यह जो गुस्से में आकर 2 दिन दवा नहीं पी, बढ़ जाए तो क्या होगा बताओ? मेरी तबीयत अच्छी नहीं, जरा चुपचाप पड़ा रहना चाहता हूँ इंदु। इस बात का यह जवाब? इंदु बिजली की तरह उठ खड़ी हुई। अच्छा, पड़े रहो, मुझसे कसूर हुआ जो कमरे में आई। फिर दरवाजे के पास आकर अचानक खड़ी होकर बोली, तुम अपने प्राणों को नष्ट करके मुझे यह सजा नहीं दे सकते। यह चिट्ठी पढ़कर देखो, पिताजी ने मेरे नाम से 10,000 रुपये की वसीयत कर दी है।
इतना कहकर वह बाएं हाथ से चिट्ठी को सोफे के पास फेंककर बाहर आकर खड़ी हो गई। उसके बाद मुंह से आंचल लगाकर रोलाई को दबाती हुई अपने कमरे में आकर किवाड़ बंद करके सो गई। बात सहना, हार मानना तो उसने सीखा ही नहीं। बहुत सी स्त्रियां नहीं सीखती। इसी से आज उसके बहुत से अच्छे संकल्प व्यर्थ हो गए। वह क्या करने गई और क्या करके लौट आई। यह क्या ननद जी, तुम लोग रो रही थी क्या? आंखें तो तुम लोगों की जवा फूल सी लाल हो रही हैं। अंबिका बाबू की स्त्री सुन रही थी और विमला औंधी पड़कर पुस्तक पढ़ रही थी। वह झटपट उठकर आंखें पोंछती हुई हंसने लगी। उफ, दुर्गामणि के दुख से छाती फटने लगती है भाभी। कौन दुर्गामणि? निर्बोध मत बनो भाभी, नहीं जानती दुर्गामणि कौन है? चारों ओर जो इनकी इतनी नामवरी हो रही है सो ठीक ही मालूम होती है। इंदु ने और कुछ नहीं समझा, समझा सिर्फ यही कि किसी किताब की बात रही है। देखो किताब। हाथ में लेकर ऊपर ही देखा कि ग्रंथकार हैं उसके पति। पन्ने पलटते ही दृष्टि पड़ी। समर्पण की गई है विमला को। इंदु ने पुस्तक को शुरू से आखिर तक उलट पलट कर देखा। पति के द्वारा लिखी गई, छापी गई, समर्पण की गई, और उसे इसका अनुस्वार विसर्ग तक नहीं मालूम। उसके चेहरे की आकृति देखकर विमला ने फिर पूछने का साहस नहीं किया। तब इंदु ने स्वयं ही कहा, नाटक नावल पढ़ने की ना तो मेरी इच्छा होती है और ना मुझे अच्छे ही लगते हैं। कुछ भी हो, पुस्तक अच्छी है यह जानकर मुझे खुशी हुई। अंबिका बाबू के नौकर ने आकर उनकी स्त्री से कहा, बाबूजी पूछ रहे हैं आज आप जो अजायब घर देखने जाना चाहती थी, जाएंगी? यह बहू सबसे छोटी थी, इसलिए गर्दन नीची करके मृदु स्वर में शर्माती ही बोली, नहीं, उनकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, कह दो आज जाना नहीं होगा। नौकर के चले जाने पर इंदु मुंह भाई देखती रह गई। उसे मालूम हुआ ऐसे आश्चर्य की बात तो उसने जीवन में कभी नहीं सुनी। भोला ने आकर विमला से पूछा, बाबूजी ने ऑफिस से आदमी भेजा है यह पूछने के लिए कि एक बड़ी डावर वाली अलमारी नीलाम हो रही, क्या वह बड़े कमरे के लिए ले ली जाए? विमला ने कहा, नहीं, मना करवा दे कि ना खरीदे, छोटे से एक बुक केस से काम चल जाएगा। भोला चला गया। इंदु बड़े आश्चर्य के साथ अवाक होकर बैठी रही। पतियों के प्रश्नों में भी उसे ज्यादा प्रभुत्व नहीं दिखाई दिया और इन दोनों स्त्रियों के आदेश भी उसे ठीक दासियों जैसे नहीं सुनाई दिए। साथ ही उसके मन में ना जाने कैसी एक व्यथा सी खटकने लगी। बार बार उसे मालूम होने लगा कि ना जाने किस वजह से इन लोगों के सामने मानो वह बिल्कुल छोटी हो गई है। ज्यादा समय विमला ने चुपके से पूछा, भाभी सचमुच ही क्या तुम्हें भैया की इस पुस्तक के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं, उसके लिए तो मेरे सिर में कोई दर्द नहीं होता, दिन भर बैठे लिखा ही तो करते हैं, कौन इतनी खोज खबर रखे बताओ। हाँ, एक बात तो कहना भूल गई ननद जी, कल मैं मायके जा रही हूँ। विमला ने कहा, नहीं भाभी अभी मत जाओ। क्यों? क्यों, यह भी समझाना पड़ेगा भाभी, भैया तुम्हें अपना दुख सुख का कोई भी भार नहीं देते, इसका भी क्या तुम्हें पता नहीं? इंदु ने एकाएक रुष्ट होकर कहा, मैंने तुमसे बहुत बार कह दिया कि मैं नहीं चाहती, मैं अपने भैया के यहाँ निश्चिंत होकर रहूंगी। ये अब कभी मुझे लिवाने ना जाए, मुझे और परेशान ना करे। अब तो विमला भी गुस्से में आ गई, बोली, ये सब बड़ाइयाँ मर्दों के सामने करना भाभी, मैं औरत हूँ, मेरे सामने मत करो। तुम्हारे मायके वाले बड़े आदमी हैं, उन लोगों ने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है, इसी का तुम्हें अहंकार है। अच्छी बात है, अभी ही जा रही हो जाओ, मगर एक दिन होश आएगा, जो चीज़ तुमने खो दी है उसकी तुलना में सारी पृथ्वी भी छोटी है। भाभी जानती हो, तुमको जो मिला था ना, बहुत कम स्त्रियों को वह मिलता है, लेकिन जो फिजूल खर्ची तुमने की उससे अक्षय भी क्षय होकर खत्म हो जाता है। मैं समझती हूँ हुआ भी वही। वह पुस्तक विमला के हाथ में थी। उस पर दृष्टि पड़ जाने से इंदु की छाती के भीतर एक आग जल उठी। उसने कहा, अहंकार करने लायक कुछ होता तभी लोग अहंकार करते हैं। यदि मेरा सर्वनाश होता है तो होने दो, जाए तो चला जाए, उसके लिए ननद जी तुम्हें इतना माथा गर्म करने की क्या जरूरत है? और मैं ही भला ऐसी ऐसी बातें खड़ी खड़ी क्यों सुनूं? मेरे रहने की इच्छा नहीं है, ना रहूंगी। इससे जो होना है उससे हो जाए। किसी से सलाह भी नहीं लेना चाहती और झगड़ा भी नहीं। विमला मौन हो गई। उसकी व्यथा अंतर्यामी ने ही समझी, किंतु इस अपमान के बाद फिर उसने कोई तर्क नहीं किया। इंदु जाने के लिए बड़ी थी कि विमला ने कहा, ठहरो भाभी, तुम रिश्ते में बड़ी हो, प्रणाम तो कर लो। उस दिन शाम होने से पहले ही आकाश मेघाच्छन्न हो गया और वर्षा होने लगी। इंदु अपनी लड़की के साथ बिस्तर पर आकर लेट गई। आज उसके छोटे बहनोई आए हैं। उन्हें खिलाने पिलाने की धूमधाम और गपशप की अस्पष्ट कल ध्वनि जो जो बगल वाले कमरे में से सुनाई देने लगी, त्यों त्यों न जाने कैसी एक अव्यक्त लज्जा से उसकी छाती भर आने लगी। 3 महीने पूरे होने को आए, मेदिनीपुर आए। छोटी बहन भी आई है। उसके पति इन 2 ही महीनों में शांतिपुर से कम 5-6 बार आ गए, परंतु नरेंद्र एक बार भी नहीं आया। एक चिट्ठी लिखकर उसने खोज खबर भी नहीं ली। कुछ दिनों से इस बात पर सभी की दृष्टि पड़ रही है, अक्सर इसकी चर्चा होती रहती है।
छोटे बहनोई के कमरे में कहीं सबके सामने बात ना छिड़ जाए, इसी डर से इंदु असमय में ही भागकर अपने कमरे में चली आई। पति नहीं आते। उनकी उपेक्षा की वेदना कितनी बड़ी है यह तो इंदु की अपनी बात है, उसे जाने दो। पर इसमें इतनी बड़ी लज्जा भी है, इस बात की तो उसने एक दिन कल्पना नहीं की थी। भ्रूण हत्या या नर हत्या की तरह इसको तो उसे बराबर छिपाई फिरना पड़ता है। प्राण जाने पर भी तो यह किसी के सामने मंजूर नहीं की जा सकती कि पति मुझे नहीं चाहते। अब तक वह अपने पति के घर, पति के पास बैठकर उन्हें खींच खींच कर अपनी मान मर्यादा बढ़ाने में ही दिन रात व्यस्त थी, परंतु अब पराए घरों में आंखों के से ओझल सभी कुछ टूट टूट कर धंसा जाता है। किस तरह उसे खड़ा करके रखे। आज बहनोई के आने के बाद जिस किसी ने भी उसकी तरफ देखा, उसे मालूम हुआ कि वह करुणा कर रहा है। कमला से यदि कोई उसके पिता के बारे में कुछ पूछता तो इंदु भीतर ही भीतर मरना हो जाता। कोई घर जाने की बात पूछता तो वह मारे शर्म के जमीन में समा जाना चाहती। पर तुर्रा यह है कि आने से पहले अपने पति को वह बहुत सी जली कुटी सुनाने के बाद मर्मांतिक बात कह आई, जब प्रतिपालन करने की शक्ति हो जाए तभी लिवाने लाना। एकाएक इंदु के मुंह की खुमारी दूर हो गई। कमला रोती क्यों है बिटिया? बाबूजी के लिए न जाने कैसा मन हो रहा है। इंदु की छाती पर जैसे हथौड़े की चोट पड़ गई। वह लड़की को छाती से चिपकाकर फूट फूट कर रोने लगी। बाहर जोर से बरसते हुए पानी ने उसकी लाज रख ली। लड़की के सिवा कोई उसका रोना नहीं सुन पाया। उसकी माँ ने सिखा दिया था या नहीं यह तो मालूम नहीं, पर दूसरे दिन सवेरे ही से कमला अपने बाबूजी के पास जाने के लिए जिद करने लगी। पहले इंदु ने बहुत कुछ तर्जन गर्जन किया और अंत में अपने भैया से आकर कहा, कमला किसी तरह रुकती नहीं, कोलकाता जाना चाहती हूँ। भैया ने कहा, रुकने की जरूरत क्या है बहन, कल सवेरे उसे लेकर चली जाओ। कैसे हैं नरेंद्र? मुझे तो चिट्ठी भी नहीं लिखते, तुझे लिखते हैं? इंदु ने सिर नीचा करके झूठी कह दिया, हाँ अच्छी तरह है ना? जी हाँ। विमला दंग रह गई। कब आई भाभी? अभी आ रही हूँ। नौकर गाड़ी से इंदु का संदूक उतार लाया। विमला ने अपनी तीव्र विरक्ति को किसी तरह दबाकर कहा, घर नहीं गई अभी? नहीं, सिर्फ कमला को दरवाजे के सामने उतार आई हूँ, उसी के लिए आना पड़ा, नहीं तो नहीं आती। विमला ने एक गहरी निश्वास छोड़कर कहा, नहीं आती तो अच्छा करती भाभी, अब वहाँ अब तुम्हारी जरूरत नहीं। इंदु की छाती धक धक कर उठी। बोली, क्यों क्यों ननद जी? विमला ने स्वाभाविक गंभीरता के साथ कहा, यह बात बाद में सुन लेना, पहले कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो, जो होना था सब हो गया, पर आज सुनो या कल सुनो, एक सा है। इंदु बैठ गई। उसका चेहरा नीला पड़ गया। बोली, सो नहीं होगा नंद जी, बिना सुने एक बूंद पानी भी ना मुंह में डालूंगी। मुझे दिखाई तो दिए थे कि वे जीवित है, फिर भी वहां जाने की जरूरत नहीं, सो क्यों? विमला कुछ देर चुप रही, फिर लंबी सांस लेकर बोली, सचमुच ही उस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं भाभी। अब तुम्हारे लिए जैसा यहाँ वैसा ही मायके में, उस घर में तुम नहीं रह सकोगी। इंदु ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मुझसे अब सहा नहीं जाता ननद जी, क्या हुआ साफ साफ बताओ। उन्होंने क्या ब्याह कर लिया दूसरा? तुम्हें विश्वास होता है? नहीं, हरगिज नहीं। मेरा अपराध चाहे कितना भी बड़ा, मगर वे दूसरा ब्याह नहीं कर सकते। फिर भी क्यों? मेरा उनके पास स्थान नहीं बताओगी? कहते कहते उनकी दोनों आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। विमला की आंखें डबडबा आई, पर आंसू नहीं गिरे। उसने कहा, भाभी मेरी समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं कि वहाँ तुम्हारे लिए अब स्थान नहीं। शंभू बाबू ने भैया को कैद करा दिया था। इंदु के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद? विमला ने कहा, हम लोग उस समय काशी में थे। शंभू बाबू ने रुपए जुटाने के लिए 2 दिन का समय दिया था, मगर 4000 रुपये जुटा नहीं सके। गिरफ्तार होने के बाद भैया ने भोला को मेरे पास काशी भेजा, लेकिन हम लोग उस समय इलाहाबाद पहुंच गए थे। वह वापस आया और फिर गया। इस तरह 10 दिन की देर हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। हमारे पास भी इतना नगद रुपया नहीं था। अपने जेवर गिरवी रख कर के 11वें दिन कहीं जाके भैया को छुड़ाकर वे घर लाए। तुम्हारे पास भी तो 4-5 हज़ार के जेवर हैं भाभी, और मेदिनीपुर कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं। तुम्हें ही लिख देते तो यह सब कुछ ना होता। भैया ने 10 दिन हाजत में रहना मंजूर कर लिया, पर तुम्हारे पास सामने हाथ नहीं पसारे। अब उनके पास जाकर क्या करोगी? बहुत सा सुख तो तुम्हें उन्हें दे चुकी। अब पिंड छोड़ो, मुक्ति दो, उन्हें जीने दो और तुम भी जियो। इंदु क्षण भर सिर झुकाए बैठ रही, फिर एक एक करके अपने सारे गहने उतार कर विमला के पैरों के पास रखकर बोली, इनसे तुम अपनी चीज़ें मंगवा लेना ननद जी, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। तुम कहती हो स्थान नहीं होगा, परंतु मैं कहती हूँ मैं आपकी बार ही मेरा उनके पास यथार्थ स्थान होगा। जिसने इतने दिनों तक मुझे उनसे अलग रखा था, अब उसे ही तुम्हारे पास पटक कर मैं अपनी जगह लेने जा रही हूँ। कल एक बार आना और अपने भैया और भाभी को देख आना। चलती हूँ अब। कहती हुई इंदु गाड़ी का इंतजार किए बिना ही बाहर चल दी। ओरे भोला, साथ साथ जा, कहती हुई विमला आंखें पोंछ कर पीछे पीछे दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई।